ठीक है सर। यस, टॉपिक है यहाँ पे किरचॉफ का सेकंड लॉ में ज्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। आप यहाँ पूरे ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें हम टाइम नहीं देंगे, टॉपिक खत्म होगा साथ में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेंगे। किरचॉफ के सेकंड लॉ में फॉर्मूला क्या होता है कि सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर। सिग्मा मतलब सम, सिग्मा मतलब सम, ई stands for total cell, total EMF, and IR stands for sum of current and resistance, sum of current and resistance होता है EMF। अब इसमें करना क्या होगा कि सारे EMF लेना होता है, सारे क्या लेना होता है, EMF लेना होता है, और फिर IR का सम करना होता है। पूरे ध्यान से देंगे। फिर अगला स्टेप यहाँ पे क्या करते हैं, जो सम ऑफ ईएमएफ लेते हैं, तो अगर एक या एक से ज्यादा सेल होगा तो मैं अभी सेल को सम करने का तरीका बताता हूं, पहले स्टेप कैसे लेंगे। जैसे कि अगर पहला स्टेप में मान लो कि एक सेल E1 है और दूसरा सेल यहाँ पे E2 है, ठीक है, एक सेल E1 है और दूसरा सेल E2 है, और यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ नेट जो ईएमएफ होगा E, वो E1 प्लस E2 होगा, बिकॉज दे आर इन राइट डायरेक्शन। अगर यही चीज लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगी तो हमारे पास, अगर यही चीज उल्टा हो जाएगा, मान लो E1 E2, तो इस कंडीशन में हम E इक्वल टू E1 माइनस E2 कर देंगे। ये बेसिक चीज ईएमएफ लेने का रूल है। ईएमएफ लेने का यहां पे ये रूल याद रखना होगा। नेक्स्ट, करंट लेने का क्या रूल है। करंट लेने का रूल यहां पे ये है कि मान लो कि हमने यहां पे एक बैटरी ले लिया, यहां पे रेसिस्टेंस R1 है और करंट इसको मान लो I है, तो इसमें सिंपल से फॉर्मूला पता है, IR लेते हैं, इसमें तो कुछ ऐसी चीज नहीं है। अब इसमें क्या है कि रूल कुछ कैसे कहता है, उस रूल को समझिए। अगर इस चीज को अलग अलग बुक में देखते हैं तो अलग अलग रूल में है। एनसीईआरटी बुक में जो चीज दिया हुआ है वो खुद से समझ में नहीं आता है, तो हम दूसरे बुक का हेल्प लेना पड़ता है। तो दूसरे बुक का हेल्प लेते हैं तो वो कुछ डायरेक्शन इस टाइप से एक्सप्लेन करते हैं कि दिमाग में जाता नहीं। लेकिन मेन रूल क्या कहता है कि टोटल ईएमएफ और टोटल रेसिस्टेंस दोनों को अगर एक डायरेक्शन में लेते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं इसी चीज को ऐसा लिखता हूं कि सिग्मा ई माइनस सिग्मा आई आर, तो इक्वल टू जीरो लिखूंगा। ई क्या है, ईएमएफ है, ईएमएफ इज वोल्टेज, और आई आर क्या है, वो भी तो वोल्टेज है, तो वोल्टेज माइनस वोल्टेज इक्वल टू जीरो, वोल्टेज माइनस वोल्टेज इक्वल टू जीरो होगा। तो एक स्टेप यहां पे है। लेकिन इससे क्या होगा कि ये चीजें कहने के लिए अच्छा है, समझने के लिए अच्छा है, कंसेप्ट ठीक है, बट फॉर्मूले में हमारे को अप्लाई करने में दिक्कत होती है। तो फॉर्मूले में अप्लाई करते वक्त हम क्या करेंगे कि जितने भी बैटरी है, जितने भी वोल्टेज है, ध्यान रखिए, जितने भी बैटरी है, जितने भी वोल्टेज है, उसको एक साइड, और जितने भी IR है उसको दूसरे साइड लेंगे। क्या करेंगे, जितने भी IR उसको दूसरे साइड हम लेंगे। एक चीज ध्यान रखना। अब क्या करें, तो अब मैं इसी चीज को एक एप्लीकेशन लेता हूं। अब एप्लीकेशन में मैं एक छोटा सा बेसिक इक्वेशन बनाऊंगा, एट रैंडम बनाऊंगा, जो पहले जो मन में बन जाए मैं बना दूंगा। क्योंकि अगर मैं सोचा समझा लूंगा तो आप कहेंगे कि ये मैंने कहीं बुक में देखा है, ये किया हुआ है, तो एक एट रैंडम डायग्राम देंगे, ठीक है। तो पहले वाला नहीं लेंगे कि जो नॉर्मली बुक में होता है, और ये है, इसमें से कोई चीज लिखने का पार्ट है, ये दोनों लिखने का पार्ट है, आप लिख लीजिए इसको। सर हम ये कह सकते हैं कि अगर दो सेल जैसे ई और वन जो है E1 E2, अगर उन दोनों के माइनस माइनस एक साथ हो तो वो नेगेटिव उनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और अगर उन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट एक साथ हो सीरीज में तो फिर वो ऐड हो जाएंगे, जैसे किया हुआ है आपने फिगर में। हाँ हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं इसको। अभी मैं किरचॉफ लॉ ले रहा हूं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कि मैं एक एट डायग्राम ले रहा हूं, हो सकता है वो गलत या सही कुछ भी हो सकता है।
आपको कुछ दिख रहा है? मैंने इस डायग्राम को बनाने से पहले क्या बनाऊंगा मैंने नहीं सोचा था, बनाया फिर बाद में सोचा, फिर बनाया बाद में सोचा, ऐसे बनाया मैंने, जानबूझ के ऐसा बनाया। ऐसा डायग्राम बुक में शायद आपको भी मैंने कोई पहले क्लास में ये सेम डायग्राम नहीं बताया होगा। ठीक है, ये क्योंकि मैं ऐसा इसीलिए लिया हूं ताकि हमें सोचने का तरीका हम सोच सके। तो आपको मालूम है कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। लेफ्ट वाला पार्ट आप लोग लिख चुके? यस। इसमें कुछ नाम लिखना जरूरी है, जैसे कि मैंने इसका नाम ए लिख दिया, इसका नाम बी लिख दिया, इसका नाम सी लिख दिया, इसका नाम डी लिख दिया। कोई करंट की डायरेक्शन भी लेना जरूरी है। करंट की डायरेक्शन ऐसे लेने का एक रूल है, एक रूल मैं बताता हूं, ध्यान रखो। एक रूल क्या होता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी भी करंट निकलेगी, निगेटिव टर्मिनल में ठीक उतना ही करंट वापस आएगी। अगेन, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी भी करंट निकलेगी, निगेटिव में ठीक उतना ही करंट आएगी। बीच में क्या होना है नहीं होना है उस बात के हम ध्यान नहीं रखेंगे। बीच में जो कुछ भी होगा वहां भी किरचॉफ लॉ लगेगा, लेकिन पहला रूल तो है ही ये। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर मैं बैटरी से सपोज करो I1 करंट इधर से निकाला, तो इधर से I1 आ ही जाएगा। कैसे आएगा वो अलग चीज है। तो मैंने फिर यहां तक तो I1 ही आएगा, यहां तक कुछ सोचना ही नहीं है। और दूसरी चीज, जैसे इधर से मैंने I2 करंट निकाल दिया, तो यहां से भी I2 तो आएगा आएगा। कैसे आएगा ये मेरे को नहीं मालूम। यहां से I1 आ रहा है इधर से, इसका मतलब इधर से करंट I1 प्लस I2 होगा। अब यहाँ पे आपके मन में एक कंफ्यूजन आ सकता है कि सर आपने यहाँ I1 I2 लिख दिया, बैटरी के पॉजिटिव से करंट जाना चाहिए, ये मन में कंफ्यूजन आ जाता है। देखो, मैंने पहली बार सपोज कर लिया तो आगे मैं उसी चीज को कंटिन्यू करूंगा। हो सकता है मेरा सपोजिशन गलत हो, बट मैं उसी चीज को कंटिन्यू करूंगा। ये दोनों सीरीज में है तो करंट इसी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया, आगे आप अपने आप करंट वापस चला जाएगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे I1 माइनस I2 होगा, क्योंकि I1 से I2 तो निकल गया ना, तो I1 माइनस I2 हो जाएगा, अपने आप पे एडजस्ट हो जाएगा। जो इसमें करंट होगा वही इसमें करंट हो सकता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूं कि मेरे से क्या गलती हो सकती है। देखो, किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो मेरे से कोई गलती नहीं होगी। गलती ये हो सकती है कि मैंने जो डायरेक्शन ऑफ करंट लिया, हो सकता है वो उल्टा, उसकी उल्टी करंट की डायरेक्शन चल रही हो, रियल में उसकी उल्टी चल रही हो। अगर उल्टी चलेगी, इसका मतलब हम जो सॉल्व करेंगे फाइनली, तो हमारा आंसर निगेटिव आ जाएगा, और मैंने सेम डायरेक्शन लिया है तो पॉजिटिव आ जाएगा। यही फर्क हो सकता है। किरचॉफ लॉ के लिए लूप चाहिए, तो यहाँ पे 3 लूप का पॉसिबिलिटी है। एक लूप यहाँ पे हमारे पास, एक लूप जो पॉसिबल है, एक लूप पॉसिबल हमारे पास ये है। ये लूप हमारे पास A B C A का एक लूप हो सकता है, दूसरा BCADBA, एक लूप ADBA हो सकता है, दूसरा लूप BCDB लूप हो सकता है, तीसरा लूप ADCB लूप हो सकता है। ये तीनों लूप हो सकते हैं। लूप बनाते वक्त जितने भी पॉसिबल लूप है आप बना सकते हैं, लेकिन लूप बनाते वक्त एक चीज का जो ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि कभी भी लूप बनाते वक्त ध्यान रखना है कि कभी भी आपको लूप इस हिसाब से बनाना, ध्यान रखिए, लूप इस हिसाब से बनाना कि उसके अंदर का कोई भी चीज छूटे नहीं, इसके अंदर का कोई भी चीज छूटे नहीं, इसके अंदर का कोई भी चीज छूटे नहीं। अगर कोई भी एक चीज छूट गया, कोई भी एक चीज छूट गया, तो हमारी कोई गलती हो सकती है। ठीक है, कोई भी चीज गलती हो सकती है, तो कोई भी छूटे नहीं। तो अभी अगर यहाँ पे कोई भी चीज छूटे नहीं, तो मैंने कि यहाँ पे ये वाली चीज को डायरेक्शन में लिया, तो जैसे कि हमने सेल लेना, पहले लेना सेल, तो इस रूप में देखोगे तो एक और दो जगह सेल है, दिख रहा है आपको, एक और दो जगह सेल है। तो यहाँ -E1, और फिर यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, तो सबसे पहला स्टेप मैं ऊपर वाले के लिए यहाँ लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा E1 प्लस E2, लिखूंगा क्या, E1 प्लस E2 लिखूंगा। अगर E1 प्लस E2 लिखूंगा तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आगे जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देखेंगे तो, करंट मैंने I1 माना तो I1 R1 और I2 R2 हो जाएगा। होगा, होगा ना, I1 R1 प्लस I2 R2। तो ये I1 R1 प्लस I2 R2 हो जाएगा, और इसमें ये तो हम ले चुके हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 R3, I2 R3 पहला खत्म।
पहला चीज खत्म। क्लियर है? क्लियर है? नित्या क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। अब अभी हम लूप को सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट लूप बनाना हम सीखेंगे। नेक्स्ट हमने नाम लिया बी सी डी बी। बी सी डी बी। अब मैंने उल्टा मान लिया तो उल्टा ही सोचेंगे। बैटरी की डायरेक्शन को मैंने प्लस माना है। देखो मैं हमेशा क्या करता हूं कि माइनस टू प्लस को प्लस लेता हूं, बट यहां पे माइनस टू प्लस प्लस लेता हूं, तो यहां भी माइनस टू प्लस प्लस है, तो यहां भी दोनों प्लस ही होगा। तो मैं नेक्स्ट वाला इस इक्वेशन के लिए मैं लिखूंगा तो E4 प्लस E3 लूंगा। लेकिन पहले मैंने क्या किया था, इस लूप में जिस लूप में मैंने माना था और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम था, अब की बार जो लूप का मैं नाम ले रहा हूं BCDB, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट मेरे डायरेक्शन का उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा E3 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे कितनी करंट है I1 माइनस I2, तो पहली बार इसके साथ लगाओ माइनस I1 माइनस I2 इंटू R4। माइनस क्यों? क्योंकि मैं जिधर चल रहा हूं करंट उसका उल्टा जा रहा है। और एक बार ही है, दूसरी बार इधर आ जाएगा। यहां से जब यहाँ पे घूम के मैं इसके अंदर आऊंगा ना, तो करंट I2 हो जाएगा इसके अंदर। बाहर में I1 माइनस I2, अंदर में I2 है, और ये सेम डायरेक्शन है, इसका इसके साथ रिलेशन हो जाएगा, तो ये I2 R3 हो जाएगा। क्योंकि इसमें तो करंट I1 माइनस I2 है ना। तो ये लास्ट वाला समझ नहीं आ रहा। इधर से I1 आ रहा था, इसमें से I2 निकल गया, तो बचा कितना? तो इस इतने पार्ट में तो I1 माइनस I2 है ना, बट इस पार्ट में तो सिर्फ I2 है। तो यस सर। R3 के साथ I2 लगा और R4 के साथ I1 माइनस I2 लगा। ठीक है जी। सर E3 भी तो है। E3 लिखा ना यहाँ पे E3। ये सर नीचे E3 के साथ I1 माइनस I2 भी है ना, तो पहले तो वो आएगा। देखो एक नित्या चीजें समझो, अकेला करंट नहीं लिखना, रेसिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। यस, अच्छा अच्छा अच्छा, बिना रेजिस्टेंस के नहीं लिखना। नहीं लिखना चाहे है ना, अकेला करंट थोड़ी होगा, रेसिस्टेंस हमेशा आई आर होगा ना। तो देखो एक यहाँ पे आप समझ लो, मुझे क्या लेना, मुझे ये चीज लेना, मुझे ये चीज लेना, मुझे ये चीज लेना, मुझे ये चीज लेना, 5 चीज लेना है इस लूप में। अच्छा, तो मतलब वो 5 नहीं, हाँ, हो ना हो तो 4 चीज, फर्क नहीं 1 पड़ेगा। 2 3 4, सॉरी E2 छूट गया है, सॉरी E2 मेरा छूट रहा है। E2 यस भी सर। होगा, E2 छूट रहा है, E2 भी होगा, क्योंकि इसके अंदर तो E2 भी आता है। ठीक है, क्लियर? बस यही मेथड लगाना है। आगे क्वेश्चन इससे, ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन आने का उम्मीद कम ही है, बट मेथड यही आप अप्लाई करना है। बढ़ू आगे? यस। यस सर, यस सर। चलिए, इसमें से कुछ नोट करने का है क्या? हाँ जी सर, ये नोट करना है हाँ फिगर, कर एक लो, जल्दी मिनट। नोट कर लो। कुछ नोट करना है तो कर लो इसको। तो इससे पहले आपने ह्यूटेस्टोन ब्रिज का ही प्रिंसिपल, ह्यूटेस्टोन में जो P बाई क्यू टू R बाई एस था, बी और डी का सेम पोटेंशियल था, गैल्वेमीटर में रेजिस्टेंस कोई यूज का नहीं था। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज फिर पैरेलल करके नेट रेजिस्टेंस निकलेगा। इसकी जो भी कंडीशन है P बाई आर क्यू बाई एस या P बाई क्यू R बाई एस करके निकल के आ जाएगी। नीचे जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज में भी क्या होता है, गैल्वेमीटर से कोई करंट नहीं होता, R बाई एल एस बाई 100 माइनस एल पे काम करता है। R बाई लेंथ, एस बाई 100 लेंथ। ये इससे यहाँ से कि डिस्क के बीच की डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर होती है। तो R बाई एल एस बाई 100 माइनस एल, ये मीटर, ये मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज का फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है। नाउ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का बेसिक रूल कहता है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड V इक्वल टू फाई एल बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर का सबसे बेसिक रूल यही है, fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to length of that portion, provided that constant current is flowing through them, यूनिफॉर्म कांस्टेंट करंट और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ फाई जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, फाई पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, और V इक्वल टू 5L यूनिट वोल्ट पर मीटर।
इसका क्या जरूरत क्या पड़ता है ये समझ लो। इसका जरूरत क्या है, अगर हमें फाई पता हो जाता है क्या, तो अगर मान लो किसी ने कह दिया 10 सेंटीमीटर में कितनी पोटेंशियल होगी, तो 10 सेंटीमीटर की पोटेंशियल को V1 माने और V1 की वैल्यू 5 इंटू एल, एल की वैल्यू 10 है, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल पता चल गया अगर 5 पता है तो। किसी ने पूछा कि ये जॉकी जो है, जॉकी होता है जहां पे बैलेंसिंग पॉइंट होते हैं, ये 30 सेंटीमीटर पे है, तो इसकी पोटेंशियल V2 है, तो V2 इक्वल टू 5 इंटू 30। ये मतलब है, जस्ट हिंट। ठीक है, इसमें हम कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल करते हैं तो क्या करते हैं, E1 बाई E2 L1 बाई L2 ये करते हैं, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2 करते हैं, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2 करते हैं। हाँ सर आपका कैमरा पॉज पॉज हो गया। फोन ऑन है क्या ऑफ? हाँ ऑन है, एक बार पापा को मैसेज कर दो। हम्म, ठीक है, पापा को मैसेज कर दो, 1 घंटे के बाद आ रहा हूँ। पापा का ही फोन आ रहा था। ठीक है, चलिए, तो आपने यहाँ पे देख लिया। और दूसरा फॉर्मूला क्या था इसी का, दूसरा का इंटरनल रेसिस्टेंस का जो सिंपल फॉर्मूला है, आप वो फॉर्मूला लगा दीजिए, R इक्वल टू R 1 बाई, हाँ ये फॉर्मूला हो गया, ये इंटरनल रेसिस्टेंस वाले का फॉर्मूला होता है, लास्ट में कर दिए मैसेज। सर ये V1 V2 वाला पार्ट समझ नहीं आया। कौन सा V1 V2? ये सर जो मैंने आपने देखो V1 और V2 के एक बारे मिनट में मेरी बात सुन, बताया। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यस सर। पोटेंस पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो इसका सीधा मतलब है कि अगर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर की पोटेंशियल सपोज करो 2 वोल्टेज है, 1 सेंटीमीटर की पोटेंशियल अगर 2 वोल्टेज है, तो आपसे पूछा जाए कि 5 सेंटीमीटर की पोटेंशियल कितनी है, तो 10 वोल्ट। यस, हेलो, यस सर। हाँ, तो 5 सेंटीमीटर की जैसे हो गई 10 वोल्ट। उसी तरीके से मैंने पूछ दिया कि 15 सेंटीमीटर की पोटेंशियल कितनी है, इंटू हो जाएगा 2 से वो 30। तो वही तो मैंने किया। 5 क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, मतलब 1 सेंटीमीटर की, तो 10 की कितनी होगी, 10 इंटू 5, 30 की कितनी होगी, 30 इंटू 5। अच्छा लेंथ और फाई की वैल्यू से आपने बस पता करवा दिया। चीजें आसान है। अब ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। Now you are giving 2 minutes more time to just revise it, and then I will do question of only these topics right now. ओके सर। Only 2 minutes, not more than that. सर V1 और V2 का रिलेशन यही होगा ना कि वो जॉकी की मतलब जो बैलेंस करता है जॉकी उसकी वैल्यूज देंगे। E1 E2 दो सेल होते हैं ना, यस सर। हाँ उसी का रेशियो है, वो अलग अलग लेंथ पे बैलेंस करता है एक दूसरे को, अच्छा सर। बैलेंस करता है। ठीक है, हेलो, हाँ जी सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब शुरू कर दीजिए, थोड़ा 2 मिनट में रिवीजन लीजिए। सर ये मेरे को
एक क्वेश्चंस जो होते हैं जिनमें बैलेंस निकालना होता है कि मतलब हम कौन सी लाइन पे करें कि वो बैलेंस हो जाए, तो वैसे वाले क्वेश्चंस किस रूल से होंगे? मैं समझा नहीं, दोबारा बोलिए। सर कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना कि मतलब कौन सी लाइन पे 1 मीटर ब्रिज की, या पोटेंशियोमीटर की कौन सी लाइन पे जो वायर्स होती हैं आप लाइन नहीं जॉकी होती है, रखोगे कौन सी कि, पॉइंट पे होती है। हाँ जी, आप जॉकी रखोगे कि वो बैलेंस आउट हो जाए, तो तो लेंथ वैसे। निकालने का मतलब तो वही है ना, कौन सी लेंथ, लेंथ की कौन सी पॉइंट है। देखो क्या होता है कि ये ऊपर की पोटेंशियल नीचे की पोटेंशियल अगर बराबर हो जाएगी तो जॉकी बैलेंस हो जाएगी। तो ऊपर की पोटेंशियल को नीचे की पोटेंशियल जो है, ऊपर की पोटेंशियल सपोज करो 10 है, लेट इट 10, तो नीचे की भी पोटेंशियल 10 ही होनी चाहिए। नीचे की भी पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 10 ही होना 10। चाहिए। तो आपको अगर 5 पता होगा तो 10 इक्वल टू 5L यूज करेंगे ना। 10 इक्वल टू 5L यूज करेंगे, 5 मालूम है, 10 मालूम है, तो L निकल के आ जाएगा। ठीक है सर। हाँ, और सर ये E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2 दोबारा बोलिए, आवाज का। कट गया। हाँ सर E1/E2 इज इक्वल टू N1/L2 कब यूज किया जाए? हाँ, ये तो डायरेक्ट है ना, कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स हाँ यूजिंग जी, हाँ पोटेंशियल जी, का। हाँ जी। हाँ हाँ, ईएमएफ ऑफ टू सेल्स है। सर वो वाली फॉर्मूला शीट जो आप नोट्स वाली है वो एक बार आप सेंड कर सकते हैं या वो क्लास के बाद कर दीजिएगा? क्लास के बाद कर दूंगा, क्या है ना, वो फिर मोबाइल वोबाइल रखना पड़ेगा। जो तुम अभी लिखवाया है वही चीज है, कुछ ज्यादा नहीं, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं वो चीज हाँ जो जी, हाँ कर, जी। हाँ दोनों सेम सेम चीज है। ये तो कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स है ना, ये डायरेक्ट है क्वेश्चन, ये तो टॉपिक ही डायरेक्ट है। दो सेल लगते हैं, वो एक E1 L1 पे बैलेंस होता है, E2 L2 पे बैलेंस होता है। लेंथ होती है बैलेंस पॉइंट, जो कि जहां मिलती है, नल पॉइंट बोलते हैं उसको, बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट। अलग अलग सेल है ना, एक बार बैटरी लगाएंगे। हाँ, हो गया। सर एस शंट होता है ना? कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे संट जैसा यस कोई सर, चीज नहीं है, यहाँ शंट। पे सन रेसिस्टेंस है। ठीक है, मतलब संट की यूज, ओके। संट जो वर्ड यूज होगा ना अगले चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में यूज होगा, यहाँ पे कोई शंट का मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ एस फॉर अच्छा, रेसिस्टेंस। अच्छा। अच्छा वो दूसरे चैप्टर में है जो वो एक पूरा, अच्छा वो तो गल, हाँ ठीक है सर, वो अलग ही टॉपिक है वो। ठीक है। वो गलवाना मीटर में आता है ना? हाँ, चलिए क्वेश्चन थोड़ा निकालेंगे अभी। अभी आप क्वेश्चन निकालिए 76 से 80 तक। देखिए 76 से 80 तक क्वेश्चन निकाल लीजिए। हाँ जी सर, एक हम्म, हम्म। ये ठीक है सर। क्वेश्चन है, इन 1845 by German physicist Gustav Kirchhoff describe Kirchhoff's circuit law, which are two equalities that deals with the current and potential difference, commonly known as voltage, in the lump element model of electric circuit. As an application, as an application of these law, consider the circuit shown below. These are called Wheatstone bridge. The bridge में R1, R2, R3, R4 रेसिस्टेंस है। R1, R2, R3 4 रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ है, रेसिस्टेंस है। A cross pair of the diagonal opposite coins AC
अपोजिट पॉइंट AC in the figure source is connected. A और C के सामने ऊपर BD है, B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर है, फिगर को भी देखते रहिए. दिस AC is called बैटरी आर्म. AC बैटरी आर्म क्योंकि A और C के साथ बैटरी कनेक्टेड है और B और D के साथ क्या कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर. B और D के साथ क्या कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है. हाँ, गैल्वेनोमीटर का काम है डिटेक्ट करना. अगर करंट को डिटेक्ट कर लिया तो बैलेंस नहीं है, और करंट को डिटेक्ट, करंट अगर जीरो है तो बैलेंस है. Shown BD called galvanometer arm of special interest in case of balance bridge where the resistance are such that IG 0. सपोज करो कि IG करंट जीरो है. करंट जीरो है तो क्या क्या हो सकता है? अभी क्वेश्चन करने से पहले ही हम सोच लेते हैं क्या क्या हो सकता है. हो सकता है R1/R2 R4/R3 के इक्वल हो सकता है जी, या R2/R4 R1/R3 के भी इक्वल हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है जी, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट को भी फॉलो करता है. ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन 76. व्हिटस्टोन ब्रिज कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए अननोन रेजिस्टेंस. अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने में हमको हेल्प करता है जी. हाँ, नोन रेजिस्टर्स को क्या कर, नोन है तो क्या उसको हेल्प अस टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस. ठीक है, किरचॉफ जंक्शन लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? चार्ज. नीचे 78 क्वेश्चन देखिए. 3 वायर्स मीट एट ए नोड इन द गिवन फिगर, करंट इन द फोर्थ वायर विल बी. चौथी में करंट कितनी जाएगी? समझ में आ रहा है जी नित्या? यस सर. तो इसमें 6 एम्पियर हो जाएगा. 6 एम्पियर क्या होगा? आउट गोइंग. डी ऑप्शन. देखो 6 इनकमिंग 6 आउट गोइंग, क्या होगा? 6 आउट गोइंग. नीचे which instrument is used to null point detector in the Wheatstone bridge? गैल्वेनोमीटर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80. The value of x when Wheatstone bridge network is R1 की वैल्यू 50, R1 की वैल्यू 50, R2 की 80, R3 x plus 400 and R4 1000 would be. कर लेंगे आप? यस सर. ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर. हाँ, लास्ट वाला आता है आपको? लास्ट वाला आपको आता है? लास्ट वाला जरा उनको बताइए जल्दी. हो गया? कैलकुलेशन करनी है इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाया. अभी क्वेश्चन हम लिखते हैं 61 से 65 का. कौन सा? अच्छा 61 से 65. सुनो, मतलब आप तेजी से पढ़ो. 61 से 65 नेक्स्ट. यस सर. आप लोग थोड़ा इसको फास्टली पढ़ लीजिए, समझ लेंगे ठीक रहेगा. सर लेकिन सेमीकंडक्टर्स में आता है ना? हाँ, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है जी. मैं इकट्ठे एक बार सारा ही बता देता हूँ.
सर 300 to 400 केल्विन जो है ये इंक्रीज टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर माना जाता है या कम टेम्परेचर माना जाएगा? कम माना जाएगा ना? इंक्रीजिंग हुआ ना, 300 to 400 केल्विन। इंक्रीजिंग रेंज लिख रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके सर। मुझे लग रहा है क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा ये सही। 61 से 65 बच्चे सब इधर 64 पूछ रहे हैं, आप बताओ। सर मेरे को सर ये तो हो जाएगा 64। और सब 64 भी आसान है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है 64। सर तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगेगा, टेम्परेचर गिवन है और रेजिस्टेंस निकालना है। 64 में दो इक्वेशन बननी है, क्योंकि दो इक्वेशन बननी है और दो इक्वेशन में अल्फा सेम होगा। यस दो सर। इक्वेशन बनी है, अल्फा सेम होगा, एक इक्वेशन से अल्फा निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। देखो मेरी बात सुनो पहले, R1 R2 और T1 T2 मालूम है, तो अल्फा तो निकल जाएगा, और उसी में से एक R1 ले लो, एक R3 के साथ कंपेयर कर ले लो, R2 R3, तो उसी से पहले की अल्फा पुट करो तो आ जाएगा। तो क्योंकि वेरिएशन तो सेम ही होगी ना, चाहे हाँ कुछ हाँ भी हाँ, हो, अल्फा तो कांस्टेंट वैल्यू होती हो है। जाएगा कि करना है। सर क्वेश्चन 20 जो 63 है जिसपे हमें टेम्परेचर की वो बतानी है कि IV ग्राफ दिया हुआ है हाँ और 2 डिफरेंट टेम्परेचर दिए हुए हैं, तो टेम्परेचर का रिलेशन बताना है T2 और T1 पे। तो फिर इसमें हाँ। T2 वुड बी ग्रेटर या स्मॉलर, इसमें क्या होगा रिलेशन, या जिसकी ग्राफ के हिसाब रेसिस्टेंस से ज्यादा होगा? होगी, जिसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी टेम्परेचर ज्यादा होगी। अच्छा टेम्परेचर के बीच में वो बताना है ना। R इक्वल टू वी अच्छा बाई अच्छा आई, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे T1 का टेम्परेचर ज्यादा है, 63 में T1 का टेम्परेचर ज्यादा है। 63 में पता है टेम्परेचर T1 का ज्यादा है, क्योंकि रेसिस्टेंस ज्यादा है ना T1 का। सर T1 कहीं मेंशन नहीं है ना। है ना 63 में, 63 ग्राफ वाला क्वेश्चन। क्या हुआ? सिक्सटी थ्री कैसे होगा? सर 63 में T1 ज्यादा है, ये कैसे पता लगा? रेसिस्टेंस किसका ज्यादा है बताओ? सर T1 और T2 का भी मेंशन नहीं है ना कि कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका क्या है? V बाई आई का रेशियो किसका ज्यादा है? V/I का रेशियो तो T1। R इक्वल टू वी बाई आई होता है, यस सर। तो V बाई आई ज्यादा है तो R ज्यादा हुआ ना, यस सर। तो R ज्यादा तो T1 T ज्यादा, क्योंकि T1। ज्यादा रेसिस्टेंस तो ज्यादा टेम्परेचर पड़े है ना, टेम्परेचर इंक्रीज रेसिस्टेंस अच्छा अच्छा इंक्रीज। अच्छा, तो मतलब भी से एक ही मटेरियल के दो डिफरेंट टेम्परेचर हैं। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो जवाब है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 61 का जवाब डी है। डी। अच्छा 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 अच्छा, एक हाँ, सर सी होगा ना? सॉरी राइट, सी सी इज राइट, गुड गुड। हाँ, देखो एक तो मालूम है कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से अगर रेसिस्टेंस बढ़ता है तो उसकी कंडक्टिविटी
रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है क्योंकि कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो सिलिकॉन में डिक्रीज में ऑप्शन सी और डी दोनों में डिक्रीज हो रहा है। सी और डी दोनों में सिलिकॉन की डिक्रीज हो रहा है, रेसिस्टेंस दिख रहा है अपना आपको। तो सी और डी में से ऑप्शन होगा पहला, तो जवाब ये है। और कॉपर एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, इसीलिए सी जवाब होगा। क्या क्लियर हुआ? हाँ जी सर, मेरे को तो चलिए पता ही है चलिए, आंसर। अब मैं इधर से थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन ले लेता हूँ एसर्शन रीजन पे। ठीक है, एसर्शन रीजन से पहला क्वेश्चन, हाँ 49 क्वेश्चन लेता हूँ। ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 49। A wire carrying an electrical current has no electric field inside it. Rate of flow of electron in one direction is equal to rate of flow of proton in opposite direction. ये पहला तो जो जवाब है ना, पहला जो 49 का पार्ट है, ए वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। अच्छा रुक जाए ना, एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ 49 का क्या जवाब लिखा है? सी तो नहीं लिखा है कहीं 49 का, सी है ना, ठीक है ठीक है, हाँ टू ए ट्रू बी इज करेक्ट। ये इसीलिए आप जानते हैं ना, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, तो वो तो ठीक लिखा है ना, कैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, नो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जीरो। 50 and electrostatic, all charges whether free or bound are considered to be at rest. All electrostatic, in electrostatic, all charges whether free or bound to be considered at rest. The charge in motion constitutes an electric current. A is true, B is true, both are true, but correct explanation नहीं है। सर क्या ये लिखा? वाला पार्ट समझ क्या आ रहा? ऑल चार्जेस वेदर फ्री और बाउंड। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज तो फ्री होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज फ्री होता है। यस सर। The charge in motion constitutes an electric current. ठीक है, मोशन में तो करंट होता है, बट पहले के साथ ऐसा कुछ नहीं कि पहले का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है ना? यस सर, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है ना? नहीं नहीं कर रहा है, तो मेरे हिसाब से आपसे इसका जवाब भी होगा। ये सब भी ठीक है सर क्वेश्चन 49 का सी था एंड फिर 50 का बी है ना? हाँ 51 देखिए, current flow is a conductor only when there is an electric field beneath the conductor. यस सर, सही है। यस सर। Current सर इसका सी होगा। 52 चार्ज कैरीज डू नॉट मूव विद एक्सीलरेशन बट विद स्टेडी फिर इसका charge carries do not charge carriers do not move with acceleration but steady with drift velocity. Charge carries undergoes collision. ए इज टू लग रहा है सर इसका ए लगता है ए तो नहीं होगा ये तो सर ए लगता है बी हो बी या सी ए एक ऐसा तो थोड़ा अजीब सा ही है, कहाँ इसको प्रूव करता है? देखो जो इसका जो 52 का जो जवाब है ना यहाँ पे रीजन, ये रीजन मतलब कोई हमारे जितने भी रीजन दिए गए हैं उससे कोई मैच नहीं कर रहा है, यस सर, मतलब जो हमारी थ्योरी बुक में है उससे मैच नहीं कर रहा है, तो फिर इसको हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया अलग बात है, बट मैं इसको ले नहीं रहा। ठीक है 53 का जवाब सही हो जाएगा क्या? सही है सर, सही है यस ठीक है
किसका एक्चुअली दोनों सही है जरूर हाँ सही है, इसका बी है 54 का। टेम्परेचर बढ़ा देता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है ना, है ना? तो ये चलिए अभी एक और क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 36 एक लीजिए। सर 54 समझा दीजिए एक बार। इफ ए करंट, इसका 36 आपको क्वेश्चन 36 लेने के बाद इसको बंद कर दो। हाँ क्या ये दूसरा वो वाला क्वेश्चन आगे से। इफ ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, कौन सा क्वेश्चन? 36 वो मीटर बेस पे। If a current is flowing through a conductor, wire of non-uniform, if a current is flowing through a conductor, conducting wire non-uniform cross section, if speed and resistance both will increase at section, the cross section area is lost. yes sir, बी होगा इसका 54 का बी, 54 का बी, 36 का 36 का भी देखना है। इसके तो आर ठीक है, करंट डेंसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया तो होता ही है। क्या 54 का क्या जवाब आ रहा है? सर 54 का बी है। ये मतलब इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। सर लेकिन रेजिस्टेंस और करंट डेंसिटी का क्या वो हुआ रिलेशन? सोचो ये बताओ आप, I इक्वल टू ए एन ई बी डी पढ़े हैं ना? यस सर। तो वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया वहां पे। ओके सर। एक 36 क्वेश्चन लास्ट लीजिए। 36 लास्ट लीजिए क्वेश्चन। सर जो हमें कलेक्शंस दी हुई हैं वो हम ऐड अप कर देंगे, जैसे 52 है तो वो 52 + 2 बन जाएगा। इस नंबर में 36 में 36 में जो एंड कलेक्शंस दी हुई है उन्हें हम ऐड अप कर देंगे ना डायरेक्टली, ऐसे 52 है यहाँ तो 52 बी और जॉकी का डिस्टेंस होगा तो 52 + 2 हो जाएगा 54। तीन लेते रखिए, किसमें ज्यादा तो बाकी तो करेक्शन ओके। हाँ 1-2 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐड कर दो। और सर 52 हम कौन सी डायरेक्शन लेगी, वो कहाँ से जा रहा है 52? अब ऐसा ना, पहले सीधे करके देख लो सीधे में क्या है। खुद से कर लेना। एफएक्स का बी दे रखा है, बी है यस है ये तो x प्लस होगा, a प्लस x 152 सर मेरा 36 का सी आ रहा है। एस तक है। देखो पहले वाले में तो ऐड करना पड़ेगा। सर दो क्वेश्चन आएंगे इसमें। एंड करे ऐसे एंड करेक्शन वाले क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, पर दे दिया इन्होंने। ठीक है, L1 by वही जो नॉर्मल फॉर्मूला x by L = 100 जो भी आएगा 10 by 100 - L। लेकिन एंड करेक्शन में क्या होता है ना कि जैसे कि स्केल लेते हैं, शुरू का पॉइंट छूटा हुआ है 1 सेंटीमीटर टूटा हुआ है तो 1 सेंटीमीटर हम बढ़ा देते हैं क्योंकि टूटा हुआ है ना, वही एंड करेक्शन होता है। 52 रखा है, 53 हो जाएगा।
एंड फिर 2 भी तो हाँ। जोड़ेगा। तो कितने हो जाएगा? इधर तो उधर जो 48 है ना, उधर जो हम 48 लेंगे इधर बढ़ाएंगे तो उधर 2 सेंटीमीटर को बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। मतलब उसमें उधर भी तो 2 सेंटीमीटर बैलेंस ऐड करेंगे, होगा। क्योंकि एक साइड में एक सेंटीमीटर का करेक्शन है, दूसरी साइड में 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर चेंज भी तो करना पड़ेगा। 52 रखा है तो फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो 55 लेना पड़ेगा। एक्चुअली 52 जो है उसको 53 दो। 53 फिर ये जो यस सर, तो सर फिर अपने आप ही 100 माइनस 53 हो जाएगा ना 47, तो हाँ, उसमें फिर ऐड करना पड़ेगा वो 1। अपने आप माइनस हो हाँ जाएगा। सर आ गया ठीक है आ गया। क्या 10.8 इसका आंसर आ रहा है, 10.6 आ रहा है। 10.6 आ रहा है। हाँ अबे तूने पहले नॉर्मली कर लिया ना। हाँ ठीक है, वो 52 में 1 ऐड कर देगा। 1 2 ऐड कर सकता है। अबे तो एंड लिखा है ना, एंड पॉइंट बोल रहा है। एंड करेक्शन 2 दे रखे हैं 1 एंड 2 कुछ चल कर ले तू कर कुछ भी। देखो यहाँ पे x by 53 इक्वल टू 10 by 47 करोगे ना, x by 53 इक्वल टू 10 by 47 करोगे तो x की कोई वैल्यू आएगी, आएगी ना वैल्यू, कितनी आ रही है सर x की तो वैल्यू आ रही है 10.6। हाँ तो हो तो गया, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ x। हाँ तो बोल तो दिया 10.6 आ रही है। सर 1 एंड 2 को क्या करना है? 1 तो मैंने कर दिया। 1 एंड 2 को क्या करना है? सर लेकिन अगर आप करोगे ऐसे 47 में अगर मैच नहीं करते हम 1, तो फिर 530 by 47 तो 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। उसमें मैंने 2 ऐड करा है। टोटल तो हमें देखो एंड करेक्शन में, एंड करेक्शन का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे समझ लेना कि एंड में स्केल के कई एक बार घिस जाता है, कई एक बार टूट जाता है, तो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो टूट गया उसको करेक्शन करने के लिए 1-2 सेंटीमीटर जितना भी हो बढ़ाना पड़ता है। सर बढ़ाना कहाँ पे? दोनों बढ़ाना पड़ेगा ना। आप तो दोनों को बढ़ा लोगे, जैसे कि टोटल में 52 लिखा है तो और मुझे एंड करेक्शन सर लेकिन फिर तो ऐसे हम 48 कर देंगे ना 47 को, एक 53 बन जाएगा और एक 48 बन जाएगा। एक बड़ा दो बड़ा तीन ही बड़ा। एक बार है ना, देखो दोनों साइड करने से करना है क्या करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से सीधे सीधे करना है, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है कभी, खोल कर ठीक है ना, लेकिन एंड करेक्शन का मतलब वही होता है। सर जैसे कि तो 10.8 आ रहा है मेरा, एक मतलब ऐसा एंड ना, करेक्शन डाल के। अब मेरी बात अच्छा ना, अब देखो सुनो, 53 तो हमने कर दिया ना, एक मिनट तुम एक कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर सर एक एक बार बता दो, कंफर्म कर दो कि इसमें 1 ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे या दोनों ऐड करेंगे? 1 तो ऐड कर दिया ना, तभी तो 53 लिया। 1 ऐड करके ऐड करके नीचे 2 ऐड करके। सर इसमें जो हमने स्टार्टिंग में 52 ले ली वैल्यू, फिर 52 में एक ऐड कर दिया 53 हो गया, तो x by 53 इज इक्वल टू 10 by 100 माइनस 53 प्लस में 2, तो 59 हो जाएगा, सॉरी 49, तो 530 डिवाइड बाय 49 हो जाएगा, वो 10.8 आ रहा है, जो सी 10.8 पार्ट है। तो 10.6 आंसर के जरिए तूने बताया था, लेकिन आंसर शायद से 10.6 है। तो ऐसा है कि देखो इसने एक ही साइड करेक्शन किया हुआ है और दूसरे तरीके से निकालेंगे तो 11.1 भी आ जाता है। अभी तुम उसका जो है ना मैं सॉल्यूशन भी भेज दूंगा तुम लोग को, तो देख लेना, ऐसे एंड करेक्शन को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, इस पे टाइम ज्यादा लगाने का जरूरत नहीं, मतलब 1-2 सेंटीमीटर का ही फर्क पड़ना है। सर एक्चुअली ना आंसर है 1 या 2 सेंटीमीटर, बट पॉइंट्स में है डिफरेंस जो है। हाँ मैं देख लिया जो है ना, क्या सुनो ना, ऐसा है मेथड आंसर का इतना ज्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट, तो आना ही है। 37 46 देखो ऐसा है ना, हमने बोर्ड के 5 साल 7 साल सारे पेपर देखे, एंड करेक्शन पे नहीं आते क्वेश्चन सीबीएसई में, जब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एक बार भी नहीं है, तो हम एंड करेक्शन वर्ड ही आपके लिए नया है ना, हम क्यों इस पे टाइम लगा रहे हैं? तो वैसे नहीं आएगा। तो फिर मतलब नहीं यूज करना, ना इंक्लूड करना इन करेक्शन। आएंगे नहीं क्वेश्चन, अभी आए नहीं है ना पहले, लेकिन आपको फिर भी समझा दिया कि एंड करेक्शन का मतलब एंड में जो स्केल में किसी तरह की टूट फूट की वजह से 1-2 सेंटीमीटर है तो उतना ऐड करना पड़ता है, ये मतलब है सीधा। 100 माइनस 47 करेगा 100 माइनस 53 सर प्रॉब्लम में आ रही है कि 52 100 माइनस आंसर 52 कर डिफरेंट आ दूं रहा है। क्या है
48 में 2 प्लस करेगा कितना आएगा? हेलो, हाँ हेलो, सर एक्चुअली आंसर डिफरेंट आ रहा है, 10.8 आ रहा है जिस हिसाब से अगर मैं ये कर रही हूँ ना, समझ गया, इनकरेक्शन डाल रहे हैं, कोई कुछ भी बात कर नहीं, रहे हैं। ऐसा है ना, मैं समझ गया, आंसर आगे पीछे आ गया होगा, तो मैं उन चीजों पे बहस करने का नहीं है जरूरत, तो टाइम हमारे लिए मतलब क्या है ना, उन चीजों से हाँ जी सर, मैं कंफर्म। समझ हाँ रही हूँ। हाँ जी सर, ठीक है। हाँ हाँ, हम करें तो अगर वो कंफर्म होता तब तो हम उस पर और टाइम लगाते। हाँ जी सर। ठीक है, सर कौन सा वाला करना है अब नेक्स्ट? अब ऐसा है ना, टाइम हो गया है खत्म, बताओ। ओके सर, ओके ओके। अब क्या है ना, हमने सोचा था लेकिन इसी क्वेश्चन में टाइम 10 मिनट 5-7 मिनट, इसी में हम 5-7 क्वेश्चन और कर सकते थे, तो अभी जस्ट भी हम 5-7 मिनट सिर्फ पीछे का चीज पूछेंगे। और 53 नीचे 53 प्लस कर दिया, 52 को 53 कर दिया। हाँ 47 53। हाँ हाँ, वो तो 100 सेंटीमीटर है ही नहीं। चलो सुनो, अभी उस पे हम आगे आते हैं, वो जो टॉपिक है ना आपका, सर इसमें ये कह रहा 52 करा पहले, इसमें +1 कर दिया ऊपर, फिर से नीचे